हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विजय सिन्हा जेई फाउंडेशन 9-10। इस चैनल पर आपको मैथ्स एंड साइंस के सारे वीडियो 9-10 के मिलेंगे, साथ साथ जेई फाउंडेशन 11 के लिए भी सारे वीडियो मिलते हैं। आज की वीडियो एनसीईआरटी के बेस पर पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आज मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन वन शॉट में बना दिया है और इसके बाद जब आपके एग्जाम्स वगैरह क्लोज आ जाएंगे तो मैं क्या करूंगा कि एग्जाम्पलर हो या यूलाइक हो या आर डी शर्मा हो, सबके कंबाइन करके जो इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं उनके भी बना दूंगा और एमसीक्यू भी दे दूंगा। तो आज हम लोग फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, आप देख रहे हो विजय सिन्हा जेई फाउंडेशन 9-10। साथ साथ एक वेबसाइट है मेरी, आप स्क्रीनशॉट ले लो, बुकमार्क कर दो। देखो वेबसाइट का नाम आप देख पा रहे हो, pcmconceptclear.com। इस पर आपको सारे स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री के मिलते हैं। आप यहां विजिट करो, आपको बहुत बेनिफिट होगा। चलो हम लोग फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एनसीईआरटी की मैंने जैसे आपको बताया वन शॉट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपके पास एक डेफिनेशन लिखा हुआ है। एग्जाम में डेफिनेशन की नीड नहीं आती है, लेकिन आप देखो क्या है इस लुक का, कौन सा लुक है, देखो ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस लुक का इक्वेशन होता है। ए 0 नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब जो x² का कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ x² के पहले वाला नंबर 0 नहीं हो सकता है। अब एबीसी का मीनिंग समझ लो क्या है। ए की मीनिंग क्या है, मैं आपको दूसरे पेज पर लिखता हूं। ए क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x² जो x² के साथ होते हैं। जो x² के लेफ्ट में नंबर होता है वो ए होता है। बी क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x होता है जो x के साथ वाला नंबर होता है। और सी होता है फ्री टर्म। तो जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूं तो आप समझ जाओगे एबीसी। जैसे एक एग्जांपल लिखता हूं मैं लिखता हूं 7x² माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो आप देखो इसमें क्या होगा, एबीसी आप देखो क्या होगा, इसमें खुद ही बताओ। ए होगा 7, बी होगा -3 और सी होगा 1। तो देख लो एबीसी के आपको मीनिंग पता चल गया। ए 0 नहीं होना चाहिए। जैसे ये तो क्वाड्रेटिक है, यस क्वाड्रेटिक, ये क्या है, यस क्वाड्रेटिक। लेकिन देखो मैं एक और एग्जांपल लिखता हूं, वो है देखो जैसे 3x प्लस 7, ये क्वाड्रेटिक है, नो नॉट अ क्वाड्रेटिक। बोलो क्यों नॉट अ क्वाड्रेटिक, आप खुद ही बोलो क्यों। क्योंकि इसमें जो x² वाली टर्म है वो है ही नहीं। आप देखो x² वाला टर्म नहीं है, इसको कैसे लिख सकते हैं हम, देखो 0x² प्लस 3x प्लस 7, तो कोई x² वाला टर्म है ही नहीं। तो जब x² वाला टर्म नहीं है तो मतलब a ही 0 हो गया। x² के साथ जो टर्म होते हैं उसे हम a बोलते हैं। तो यहां पर तो a ही 0 हो गया। तो जब x² ही नहीं रहा तो क्वाड्रेटिक कैसे होगी। क्वाड्रेटिक होने के लिए पावर 2 होना कंपलसरी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पावर मैक्सिमम पावर 2 होती है, जिसे डिग्री बोलते हैं। डिग्री 2 होती है। अगर डिग्री 2 नहीं है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा ही नहीं। तो यहां पर a 0 है, a 0 है, इसीलिए क्वाड्रेटिक नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। आप क्वेश्चन देख लो, ये आपकी एक्सरसाइज 4.1 है। अभी आप देख पा रहे हो कि आपके पास कितने क्वेश्चन है। आप ध्यान से देखो, आपके पास पूरी 8 क्वेश्चन की लिस्ट है। इसमें मैं आपको 3 क्वेश्चंस करवा दूंगा पैटर्न समझाने के लिए। देखो कौन कौन से, मैं पहले फर्स्ट करा दूंगा, फिर 5 करा दूंगा और फिर मैं 7 करा दूंगा। ये 3 क्वेश्चंस आप स्क्रीनशॉट ले लो। वैसे एनसीईआरटी बुक की है तो ये 3 क्वेश्चन कराऊंगा, जिससे आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा। इन्होंने पूछा है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके पहले की वीडियो को मैं और आगे ले जाऊं, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये वीडियो और ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं बहुत ही सीनियर टीचर हूं, काफी ज्यादा बच्चों को पढ़ा चुका हूं। मेरे स्टूडेंट्स के 99% मार्क्स भी आते हैं। लेकिन चैनल अभी आपके ऊपर है कि कितना ग्रो आप कराओगे। आप फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, वीडियो को पूरा देखो। यूट्यूब की एल्गोरिथम क्या होती है, उसमें आप यूट्यूब की एल्गोरिथम के हिसाब से आप वीडियो को जब पूरा देखोगे तभी रिकमेंड करेगी यूट्यूब, और तभी ये हमारा चैनल आगे बढ़ेगा और आपके फ्रेंड्स को और रिलेटिव को भी इससे सपोर्ट मिलेगी। तो आपके ऊपर है हमारे चैनल को आगे बढ़ाना। चलो हम लोग फटाफट स्टार्ट करते हैं। और सब्सक्राइब आपने कर लिया होगा, होप करता हूं। वीडियो पूरा देखो, लाइक करो, पसंद आए तो जरूर से जरूर कमेंट भी कुछ लिखो, लाइक भी करो। हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो हम करते हैं 2-3 क्वेश्चन। देखो फर्स्ट, ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हम ऐसे स्टार्ट करते हैं। देखो x प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। हम देखते हैं कि ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं। तो चलो हम लोग मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। ये देखो a² प्लस b² प्लस 2ab, कौन सा फॉर्मूला लगा, देखो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा।
और इधर हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। लेफ्ट में a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया और राइट में मल्टीप्लाई कर दिया। कैसे? a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 2x माइनस 6। आप कलेक्शन करो, सारे टर्म्स को लेफ्ट में लाओ, लेफ्ट में लाकर कलेक्ट करो। कलेक्ट करने के बाद देखते हैं क्या हमारे पास एक्स स्क्वायर वाली बची है टर्म। अगर एक्स स्क्वायर वाला टर्म होगा तो क्वाड्रेटिक, अगर एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं होगा तो नॉट ए क्वाड्रेटिक। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। हम लोग सारे टर्म को इधर लेफ्ट में लिखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये 2x कट गए तो हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। तो यस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इससे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप फटाफट एक बार देख लो, हम लोग आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। देखो 5th नंबर का क्वेश्चन है, हमारे पास है 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 3। तो अब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। देखो करो मल्टीप्लाई, पहले 2x को करो, 2x को x माइनस 3 से करो, फिर 1 को x माइनस 3 से करो। आप वीडियो के एंड तक रहना, क्यों पूरी एनसीईआरटी की जो क्वाड्रेटिक है मैंने इसके एक ही वीडियो में कर दिया है। मैं कोशिश करता हूं वीडियो की लेंथ बड़ी ना हो। मैं क्या करूंगा, सारे ट्रिकी क्वेश्चंस करा दूंगा, एक एक क्वेश्चन ही कराऊंगा। आप वीडियो के एंड तक बने रहना, आपकी पूरी टॉपिक तैयार हो जाएगी एनसीईआरटी से। तो चलो हम लोग करते हैं मल्टीप्लाई। 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5x माइनस 1। अब थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। देखो माइनस एक्स माइनस 6x क्या होता है? माइनस 7x। ये हो गया माइनस 7x प्लस 3, ये हो गया एक्स स्क्वायर। अब ये देखो अब ये देखो माइनस एक्स प्लस 5x क्या होगा? देखो माइनस एक्स प्लस 5x कितनी होगी? 4x होगी। और फिर हम लोग इसको और सॉल्व कर लेते हैं। सारे एक साइड में हम लेफ्ट में कलेक्ट कर लेते हैं, लोग सारे हम लेफ्ट में कलेक्ट कर लेते हैं। तो ये देखो लेफ्ट साइड में कलेक्ट किया। अब थोड़ा सा प्लस माइनस और कर लेते हैं। ये देखो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितनी हो गई? 2x स्क्वायर माइनस, मैं एक बार लिख भी देता हूँ, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 7x माइनस 4x, एक प्लेस पर लिख देते हैं, प्लस 3 प्लस 1। तो आप सॉल्व करके देखो क्या होता है। सॉल्व करो क्या होता है। ये होता है हमारा, मैं नेक्स्ट पेज पर लिखूं, नेक्स्ट पेज पर दूसरा सम है तो इसी पेज पर लिख देता हूं मैं। ये देखो क्या होता है हमारा, क्या होता है देखो 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करने से क्या होता है? एक्स स्क्वायर होता है। देखो ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यस इट इज अ क्वाड्रेटिक। कैसे? इसमें एक्स स्क्वायर वाली टर्म हमारी है, एक्स स्क्वायर वाला टर्म हमारा वैनिश नहीं हुआ है। अगर एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं होता तो ये क्वाड्रेटिक नहीं होता। अगर x से ऊपर पावर होगा, अगर x की पावर 3 होगी 4 होगी तो भी क्वाड्रेटिक नहीं होगा। मतलब मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए और पावर 2 वाले टर्म होना कंपलसरी है। अगर पावर 2 वाला टर्म नहीं होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। और कभी कभी क्या होता है पावर 3 वाले टर्म मिल जाएंगे तो वो भी नहीं होगा, पावर 4 वाले मिल जाएंगे वो भी नहीं होगा। पावर 2 होने वाला टर्म बिल्कुल कंपलसरी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पावर 3 वाला है। तो पावर 3 वाला क्वेश्चन के पहले मैं आपको a प्लस बी होल क्यूब याद दिला दूं फॉर्मूला। a प्लस बी होल क्यूब के दो फॉर्मूला होते हैं, मैं ये वाला यूज करूंगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप फटाफट लर्न कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो तो अगर हम लोग इसको करें a प्लस बी होल क्यूब तो क्या होता है? देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये लेफ्ट साइड हो गई। दूसरी साइड देखो 2x पावर 3 माइनस 2x, तो ये हो जाता है। अब हमने दोनों साइड को अब मल्टीप्लाई कर लिया, अब दोनों साइड को अरेंज कर लेते हैं। एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। अब हम सबको लेफ्ट साइड में कलेक्ट कर लेते हैं। कलेक्ट करो तो क्या हो जाता है? एक्स क्यूब माइनस 2x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x
प्लस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। हमने क्या किया, सारे टर्म को एक ही साथ कलेक्शन कर ली सारे टर्म की। तो कलेक्ट करने के बाद देखो क्या मिलता है आपको, फाइनली देखो क्या मिलता है आपको। इक्वेशन ऐसी मिलती है, कैसे, किस तरह की मिलती है इक्वेशन, देखो आपको इक्वेशन कैसे मिलेगी। देखो माइनस कर रहा हूं, माइनस एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो ये नॉट अ क्वाड्रेटिक, बोलो क्यों नॉट अ क्वाड्रेटिक। आप कारण जल्दी से अपने मन में रिकॉल करो। पावर 3 नहीं होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, पावर 3 नहीं हो सकता। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैक्सिमम पावर 2 होता है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री 2 होती है। डिग्री का मतलब मैक्सिमम पावर होता है। किसी भी एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर होती है उसी को डिग्री कहते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री 2 होती है, यानी मैक्सिमम पावर 2 होती है। तो यहां पावर 3 हो जाने के कारण ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो आप फटाफट एक बार रिकैप करो। अब मैं आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने अब ये लिया, स्टेटमेंट प्रॉब्लम लिया है। इसमें हमें सिर्फ इक्वेशन लिखनी है, हमें पूरा सॉल्व करना नहीं है, हमें सिर्फ इक्वेशन लिखना है। तो आप क्वेश्चन पढ़ो। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज दिस मच, लेंथ इज 1 मीटर मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ। क्या कर रहे हैं, लेंथ इज 1 मीटर मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ। तो हम सपोज कर लेते हैं, लेट ब्रेथ इज इक्वल टू, लेट ब्रेथ बी एक्स। लेंथ क्या कहते हैं, लेंथ कितना बोला आप एक बार लैंग्वेज पढ़ो। लेंथ क्या बोला है, लेंथ इज 1 मीटर, लेंथ इज 1 मीटर मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ। तो पहले ट्वाइस द ब्रेथ लिखते हैं। देखो पहले हम ट्वाइस द ब्रेथ लिखते हैं और 1 मीटर मोर कर देते हैं, तो हमारी लेंथ हो गई। तो एरिया क्या दिया हुआ है, बोलो एरिया इक्वल टू कितनी दी हुई है, एरिया इक्वल टू 528 दिया हुआ है। अब मैं नेक्स्ट पेज पर सॉल्व करके देखता हूं कि कैसा आता है। ये आप यहां तक फटाफट देखो। तो एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो देखो, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू 528। हमारा एरिया कितना था, हमारा एरिया था 528, जो लेंथ इंटू ब्रेथ करने से होगा। हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, रेक्टेंगल है, दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो लेंथ कितनी थी, लेंथ थी 2x प्लस 1 और ब्रेथ कितनी थी x। मल्टीप्लाई करके देखते हैं। इक्वेशन बनाना है, सॉल्व नहीं करना है। तो 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर, 1 इंटू एक्स इज x इज इक्वल टू 528। अब 528 को लेफ्ट में कैरी करो, तो ये रिक्वायर्ड इक्वेशन तैयार हो गया। सॉल्व नहीं करना है, नेक्स्ट एक्सरसाइजेज में सॉल्व करना है। तो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो यहाँ पे आप आके आंसर छोड़ दोगे। चलो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ साथ ओवर होता है। होप करता हूँ आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे। आप वीडियो के एंड तक बने रहो, सारे क्वेश्चन आज ही हो जाएंगे एनसीईआरटी के क्वाड्रेटिक के। और आप लाइक करते जाओ, कमेंट में कुछ लिखो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि यूट्यूब के एल्गोरिथम आपके थ्रू ही हमारी चैनल को बढ़ाती है, मैं नहीं बढ़ा सकता। आप लाइक करोगे, शेयर करोगे और पूरी वीडियो वॉच करोगे तभी बढ़ेगी। मैं सीनियर टीचर हूं, हमारे चैनल को बढ़ाना आपका एक तरह से मैं कहूंगा कि हमारे लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। आप अपने फ्रेंड को भी कंट्रीब्यूट करोगे, मुझे भी कंट्रीब्यूट करोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग ये करते हैं कि हमारे पास फिर से एक स्टेटमेंट प्रॉब्लम है। प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। देखो क्या है, 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। पहले कॉन्सेप्ट डिस्कस करो। 1 2 3 4 ये सब क्या होते हैं, बोलो। ये 1 2 3 4 ये क्या होता है, कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। एक का गैप होता है। कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स के बीच गैप कितने की होती है, 1 की। तो अगर आप एक को x मानोगे, दूसरा x प्लस 1 होगा, क्योंकि गैप तो 1 की होती है। लेट consecutive positive integers be consecutive positive integers, let 2 consecutive positive integers be x and x plus 1, positive integers be x and x plus 1। तो उन्होंने क्या बोला, दोनों का प्रोडक्ट कितना है अकॉर्डिंग क्वेश्चन, प्रोडक्ट है 306। अकॉर्डिंग क्वेश्चन प्रोडक्ट इज 306। इसी से इक्वेशन बनाना है, हमें पूरा सम नहीं करना है। तो चलो हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 306। 306 को लेफ्ट में लिखो तो आपकी इक्वेशन बनकर तैयार है। सिर्फ इक्वेशन बनाना था, सॉल्व करने वाला आगे के एक्सरसाइजेज में है। ये रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गई हमारी। आप फटाफट समझो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, बैक करके भी देख सकते हो। तो होप करता हूं ये समझ में आ गया। मैं आगे बढ़ता हूं। देखो आगे का क्वेश्चन है, मदर्स एज और सन एज के बेस पर रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। देखो रोहन की मदर रोहन से 26 ईयर्स ओल्डर है। तो अगर मैं रोहन को x मानूंगा तो मदर x प्लस 26 हो जाएगा।
तो मैं सपोज कर लेता हूं, लेट रोहन्स प्रेजेंट एज बी, रोहन्स प्रेजेंट एज बी एक्स, प्रेजेंट एज बी एक्स। तो मदर का क्या हो जाएगा, देयरफॉर मदर्स प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, बोलो कितना ज्यादा है, मदर्स प्रेजेंट एज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, कह रहे हैं 26 ईयर्स ओल्डर, तो x प्लस 26 हो जाएगी। अब देखो उन्होंने बोला है कि 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आफ्टर 3 ईयर्स, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ का मतलब है आफ्टर 3 ईयर्स। तो आफ्टर 3 ईयर्स कितने कितने एज हो जाएंगे, बोलो रोहन, रोहन की कितनी हो जाएगी, बोलो रोहन एज कितनी हो जाएगी 3 ईयर्स के बाद, x था तो x प्लस 3 हो जाएगी। अच्छा मदर्स एज कितनी हो जाएगी 3 ईयर्स के बाद, बोलो मदर्स एज कितनी हो जाएगी, पहले x प्लस 26 थी उसमें 3 ऐड कर दो, 3 ईयर्स के बाद रोहन्स की मदर की प्रेजेंट एज है x प्लस 26, उसमें आप कितना ऐड करोगे, 3 ऐड करोगे। तो चलो हम लोग करते हैं x प्लस 26 प्लस 3, तो रोहन्स मदर की प्रेजेंट एज हो गई x प्लस 29। तो कौन कौन से एज हो गए, दोनों 3 ईयर्स के बाद, आप ध्यान से देखो 3 ईयर्स के बाद रोहन की एज हो गई x प्लस 3 और रोहन्स मदर की एज हो गई x प्लस 29। आप यहां तक ठीक से रिकैप कर लो, 3 ईयर्स के बाद एज चेंज हो गए। अब दोनों की प्रोडक्ट कितना बोला उन्होंने, प्रोडक्ट 360 है, उन्होंने बोला प्रोडक्ट विल बी, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस विल बी 360, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके 360 करनी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों की प्रोडक्ट कितनी है, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 कितनी है हमारी, 360 है। प्रोडक्ट 360 बोला, एक बार मैं फिर से चेक कर लूं, हाँ प्रोडक्ट 360 ही बोला। अब मल्टीप्लाई किया जाए तो x इंटू एक्स प्लस 29 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29, आप एक स्टेप में कर सकते हो, मैं मल्टीप्लाई 2 स्टेप में कर रहा हूं, मैंने स्टेप ज्यादा लिख दिया, आप एक स्टेप में कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 87 इज इक्वल टू 360। अब इसको सॉल्व किया जाए तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 32x ऐड होकर हो जाएगा 32x प्लस 87, फिर उधर से 360 को कैरी करो, तो 360 को कैरी करते हैं, 360 माइनस 87 करके देखो क्या होता है, 360 माइनस 87 क्या होती है करके एक बार देखा जाए। 360 में से 87 को माइनस करते हैं, देखो 10 माइनस 7 इज 3, 15 माइनस 8 इज, तो ये 273 होती है। कितना होता है, 273 माइनस 273। ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया, सॉल्व नहीं करना था, खाली इक्वेशन बनाना था। होप करता हूं आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो रहे हैं। तो बस एक बार फिंगर आपका नोटिफिकेशन बेल पे जाना जरूरी है। आप 1 सेकंड लगाओगे, मुझे कितनी बूस्टअप मिलेगी आप समझ सकते हो। चलो आप सब्सक्राइब भी करो और नोटिफिकेशन भी ऑन करके रख लो, जिससे सबसे पहले आपको वीडियो मिले। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन मेरे लिए ये बहुत ही बड़ी बात होती है, बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। चलो तो ये इक्वेशन बनकर तैयार है, अब आगे बढ़ता हूं। आगे हम लोग करते हैं, एक ट्रेन का क्वेश्चन है, ट्रेन और डिस्टेंस के बेस पर। देखो ट्रेन की अभी जो स्पीड है, जो भी स्पीड ओरिजिनल 480 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है। ट्रेन इज ट्रेवलिंग 480 किलोमीटर, स्पीड पता नहीं, तो मैं सपोज कर लेता हूं। देखो गिवन डिस्टेंस कितनी है, गिवन डिस्टेंस कितना है बोलो, गिवन डिस्टेंस है हमारा 480 किलोमीटर, और मैं स्पीड सपोज करता हूं, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन, ओरिजिनल स्पीड, कौन सी स्पीड है, ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन बदल गई है ना, बाद में घट गई है, कभी बढ़ गई है। ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन को मैंने क्या माना, बी x किलोमीटर पर आवर मान लिया मैंने। अब देखो क्या हुआ, चेंज हुआ बाद में क्या हुआ कि बोल रहे हैं कि 480 किलोमीटर ट्रेवल करना है। अगर स्पीड कम होती, इफ द स्पीड हैड बीन लेस, देखो इफ द स्पीड हैड बीन लेस, कितनी कम, 8 किलोमीटर पर आवर लेस, इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर, इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। वी नीड टू फाइंड द स्पीड। बोल रहे हैं कि 480 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, स्पीड कोई एक ओरिजिनल स्पीड है, ट्रेन की अपनी स्पीड है, 480 किलोमीटर ट्रेवल करना है। बोल रहे हैं कि अगर स्पीड थोड़ी सी कम होती, अगर स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम होता तो टाइम 3 आवर ज्यादा लगता। नेचुरली अगर स्पीड कम होगी तो टाइम ज्यादा लगेगा, स्पीड ज्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा। तो इसमें हम लोग कौन सी थ्योरी लगाएंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। क्या डिस्टेंस कभी बदलेगा, नहीं बदलेगा, डिस्टेंस वही रहेगा। वो स्पीड चेंज कर सकता है, टाइम बदल सकता है, लेकिन जो डिस्टेंस है वो वही रहेगा। तो हम लोग देखते हैं, देखो न्यू स्पीड कितनी है बोलो, न्यू स्पीड घट गई ना,
न्यू स्पीड है आपकी, पहले x थी, अब 8 माइनस हो गया, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। और न्यू टाइम क्या है बोलो, न्यू टाइम है 3 आवर्स मोर। तो अगर मैं स्पीड को x मानता हूं तो टाइम जो भी निकालना है तो न्यू टाइम है 3 आवर्स मोर। तो मैं 2 बार टाइम निकालता हूं, कंपैरिजन करता हूं, 3 आवर्स मोर। अभी मुझे टाइम का पता नहीं है तो 2 बार मैं टाइम निकालता हूं। देखो समझ लो आप क्वेश्चन को, हम लोग 2 बार टाइम निकालेंगे और दोनों टाइम को कंपेयर कर लेंगे। कैसे? टाइम का क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो चलो हम लोग 2 बार टाइम निकालते हैं। देखो T1 पुराना वाला टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखो, या डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्योंकि हम तो टाइम ही निकाल रहे हैं तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिखना होगा। मुझे क्या लिखना होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्योंकि हम टाइम तो कैलकुलेट ही कर रहे हैं। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड अगर करेंगे तो पहले डिस्टेंस 480 थी और स्पीड सिर्फ x थी। T2 क्या है, फिर वही डिस्टेंस अपॉन स्पीड फिर से। तो इस बार डिस्टेंस तो बदलेगी नहीं, स्पीड कम हो गई है, स्पीड x माइनस 8 हो गई। आप ध्यान से देखो, स्पीड घट गया है, अब x माइनस 8 हो गया। अब टाइम की गैप कितनी है, टाइम की गैप क्या है, देखो उन्होंने बोला अकॉर्डिंग क्वेश्चन कौन सा टाइम ज्यादा है। देखो कम स्पीड वाली टाइम ज्यादा है या ज्यादा स्पीड वाली टाइम। देखो ये ज्यादा स्पीड है, यहाँ क्या है, स्पीड मोर है, इसलिए स्पीड मोर है। और ये क्या, स्पीड लेस है, तो लेस स्पीड वाली ज्यादा टाइम होगी। लेस स्पीड मोर टाइम क्या होगा, लेस स्पीड मोर टाइम, लेस स्पीड मोर टाइम। तो अब क्या होगा कि हम देखते हैं कि कौन सा ज्यादा टाइम लगा। T1 ज्यादा है, आप देख लो T1 में स्पीड, T1 और T2 में जो वैल्यू लिखी हुई है स्पीड की, T1 में जो मैंने x लिखा है स्पीड के प्लेस पर और T2 में मैंने स्पीड के प्लेस पर x माइनस 8 लिखा है। तो जहां पर कम स्पीड है वहां की टाइम बड़ी है। तो क्या है हमारा, T2 इज T1 प्लस कितना घंटा ज्यादा लगा। आप देखो क्वेश्चन में कितना लगा, 3 आवर्स मोर, नहीं तो T2 इज इक्वल टू T1 प्लस 3। तो यानी T2 माइनस T1 इक्वल टू 3, T2 माइनस T1 इक्वल टू 3। अब क्या करो, T2 और T1 की वैल्यू डालो। देखो T2 की वैल्यू 480 अपॉन x माइनस 8 है और T1 की वैल्यू कितनी है, 480 अपॉन x है। अब इसको सॉल्व करते हैं और सॉल्व करके हम क्या करते हैं, एक इक्वेशन बनाते हैं। तो चलो हम लोग यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, मैं राइट में इरेज कर देता हूँ और इरेज करके मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। आप देखो यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, मैं एलसीएम लूंगा। देखो क्या करूंगा, एलसीएम लूंगा। तो चलो मैं एलसीएम ले लेता हूँ, x इंटू एक्स माइनस 8। कौन सा एलसीएम लूंगा, x इंटू एक्स माइनस 8। ये 3 रहा, ये 480x हुआ और ये हमारा 480 इंटू एक्स माइनस 8 हुआ। अब इसको सॉल्व करते हैं तो देखो क्या होता है, 480 को मैं कॉमन ले लेता हूं, यहाँ x प्लस एक्स माइनस 8 हो जाता है और यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 8x हो जाता है, यहाँ 3 हो जाती है। तो हम लोग करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। x प्लस एक्स माइनस 8 परफेक्ट चल रहा है, चलो ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, देखो तो 480 ये 2x माइनस 8 हो जाता है और ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x। अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। मल्टीप्लाई करता हूँ, बल्कि मल्टीप्लाई करने के पहले एक काम करता हूँ, 3 से 480 को काट देता हूँ। 3 से 480 काट के 160 हो जाती है, नहीं 160। तो क्या हो जाता है, 160 2x माइनस 8 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इससे हमें इक्वेशन मिल जाता है। क्या वो 320x माइनस 1280 एक्स स्क्वायर माइनस 8x। अब हम सारे टर्म को इधर लाते हैं, देखो सारे टर्म को इधर लाओ तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 320x प्लस 1280 इज इक्वल टू 0। तो फाइनली क्या बना, फाइनली बोला एक्स स्क्वायर माइनस 328x प्लस 1280 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा इक्वेशन बनकर तैयार। अब इसको सॉल्व नहीं करना है, उन्होंने बोला था, सिर्फ बोला था इक्वेशन बना। तो फंडा इस क्वेश्चन का क्या था, फंडामेंटल, कि जब डिस्टेंस टाइम की क्वेश्चन होगा आप क्या करो कि उन्होंने बोला होगा 3 आवर्स मोर या 3 आवर लेस बोला होगा, तो आप 2 बार टाइम निकालो। टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड लगाओ, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड लगाओ। 2 केस में निकालो, एक ओरिजिनल स्पीड से निकालो, एक घटी हुई स्पीड से निकालो, और किसी किसी क्वेश्चन में बढ़ी हुई स्पीड होती है उससे निकालो, फिर दोनों टाइम को कंपेयर कर दो। तो चलो हम लोग आगे करते हैं, आप एक बार फटाफट रिकैप कर लो। चलो हम लोग आगे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रूट्स निकालना है फैक्टराइजेशन मेथड से।
तो फैक्टराइजेशन से अगर रूट्स निकालने में इसके कम से कम 2-3 कर देता हूं, कम से कम 2 या 3 कर देता हूं, जिससे आपके कॉन्सेप्ट आ जाए। तो चलो हम लोग करते हैं। पहला देखो फैक्टर बनाते हैं। देखो मिडिल टर्म स्प्लिट 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन कर लिया मिडिल टर्म। कैसे किया? नहीं, गलत हो गया, क्योंकि 4 3 जा 12 क्या है, 6 2 जा 12। आप देखो 6 2 जा 12 है, ये प्रोडक्ट क्या है 2 इंटू माइनस 6, प्रोडक्ट कितनी मिलनी चाहिए -12। तो हम उसी हिसाब से ब्रेक करते हैं। तो 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। आप सॉल्व करें तो 2x को कॉमन लो, x प्लस 2 माइनस 3 को कॉमन लो, x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब दो फैक्टर हमारे पास बनते हैं, 2x माइनस 3 x प्लस 2, दो फैक्टर बन गए। दोनों फैक्टर को अलग अलग जीरो करो, तो इससे आपको दोनों फैक्टर को अलग अलग जीरो करते हैं। तो एक अगर हम 2x माइनस 3 को जीरो करेंगे, इससे मुझे x मिलेगी, इससे x इक्वल टू 3/2 मिल जाएगा। और दूसरा x प्लस 2 को 0 से इक्वेट करो तो x इक्वल टू -2 मिल जाएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो सॉल्यूशन होते हैं। याद रखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 रूट्स। जो सॉल्यूशन होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, उनको हम रूट्स बोलते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं, 2 वैल्यूज होते हैं। आ गए, चलो नेक्स्ट करते हैं। होप करता हूं यहां तक आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। आप लाइक भी देते जाओ, उसमें कोई कंजूसी नहीं करो। आप चैनल को बढ़ाओ, आपका काम है चैनल को बढ़ा देना, मेरा काम है बहुत डिवोटेड होकर, बड़ी डेडिकेटेड होकर आपके लिए स्टडी मटेरियल बनाना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन में मिडिल टर्म स्प्लिट ही है, लेकिन देखो इस बार कैसे है। देखो √2 को 5√2 से मल्टीप्लाई करो, कितना होता है 5 2 जा 10, कितना होता है 2 इंटू 5। तो प्रोडक्ट कितनी हुई 10। तो हम इस तरह से ब्रेक करेंगे जिससे 10 है, तो 7 इक्वल टू 5 प्लस 2। देखो 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 7, 5 प्लस 2 इज 7 एंड 5 इंटू 2 इज 10। तो प्रोडक्ट 10 हो गई और सम करने पर 7 हो गया। क्या हुआ, प्रोडक्ट करने से 10 हुआ और सम करने से 7 हुआ। तो चलो हम लोग करते हैं। ये √2 स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। अब देखो हम इसको कॉमन लेते हैं, इस दोनों में से, इस दोनों में से कॉमन लेते हैं, फिर इस दोनों में से। तो अगर मैं √2 को कॉमन लूं, √2x को, तो यहाँ x बचता है और यहाँ √2 बचता है। कैसे, देखो √2 इंटू √2 क्या होता है, √2 इंटू √2 इज इक्वल टू 2 होता है। जब हम बाहर √2 लेते हैं तो √2 को √2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 बन जाएगा, इसलिए कॉमन। अब यहाँ भी मैं 5 को कॉमन लेता हूं तो x प्लस √2 बनता है। तो आपके पास दो फैक्टर बने, दोनों से एक एक वैल्यू मिल जाएगी। कैसे, एक हो गया √2x प्लस 5 और दूसरा हो गया x प्लस √2। दोनों से करो, एक एक वैल्यू दोनों से मिल जाएगी। तो केस 1, अगर √2x प्लस 5 इक्वल टू 0 करोगे तो x की वैल्यू देखो क्या हो गई, x इज -5 अपॉन √2। आप चाहो तो रेशनलाइज भी कर सकते हो, रेशनलाइज मन है तो कर लो, अगर टाइम है तो कर लो, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है, आप मन है तो रेशनलाइज कर लो। चलो दूसरा x प्लस √2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -√2। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप देख लो इसको, फटाफट रिकैप करो। इसमें रूट लगी हुई थी, √2 को 5√2 से मल्टीप्लाई करने पर 10 हुआ। 7 को कैसे ब्रेक किया, 2 प्लस 5 इज 7, 2 इंटू 5 इज 10, ऐसे ब्रेक हुआ। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फैक्टर के बेस पर ही है, लेकिन देखो किस तरह का है। इसमें पहले एलसीएम लेकर ठीक कर लूं मैं। देखो पहले मैं एलसीएम लेकर ठीक कर लूं। 8 2 जा 16, 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। बहुत से बच्चे इसे फैक्टराइज करने के पहले सिंपल नहीं करते हैं। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप सब ऐसे फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन को फैक्टराइज करने के पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो एलसीएम लेके, जिससे आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैं इसको करता हूं, तो बनता है क्या, 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो प्रोडक्ट 16 हुई। देखो 16 इंटू 1 प्रोडक्ट कितनी हुई, बोलो, प्रोडक्ट हुई 16। तो मैं 4 4 से कर देता हूं। 4 प्लस 4 इज 8। देखो 4 प्लस 4 इज 8, 4 इंटू 4 इज 16। कैसे किया, देखो 4 प्लस 4 8, 8x हो गया और 4 4 जा 16 हो गई। देखो -4x करने से क्या हो गया, -8x ऐड करने से, और -4x को -4 से मल्टीप्लाई करने पर 16 भी हो गई, मल्टीप्लाई करने पर 16 भी हो गई। तो आप क्या देख रहे हो कि ऐड करने पर -8x हुआ और मल्टीप्लाई करने पर 16 हो गई। चलो हम लोग आगे करते हैं। 4x को कॉमन ले लो। 4x को कॉमन लेने से 4x माइनस 1 बचता है, -1 4x माइनस 1 बचता है। इस तरह दो फैक्टर होते हैं, एक होता है 4x माइनस 1, दूसरा भी होता है 4x माइनस 1। दोनों फैक्टर से अगर हम करते हैं तो एक एक करके अगर दोनों फैक्टर से करो तो देखो क्या होता है, 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 1/4। सिमिलरली दूसरा भी
सेकंड रूट भी सेकंड, तो देयरफॉर आंसर क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन 2 हो जाएंगे, क्योंकि दोनों से वही आएगा, पहले वाले से आया दूसरे वाले से सेम, सॉल्यूशन हो जाएगा 1/4 1/4। कभी कभी इक्वल सॉल्यूशन आते हैं, x के 2 वैल्यू आते हैं, देखो 2 बार सेम फैक्टर था, आप देख पा रहे हो 4x - 1 2 बार था, दोनों से 1/4 मिला, तो इससे क्या पता चला कि कभी कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स बिल्कुल इक्वल, बिल्कुल सेम होते हैं। ये आगे डिस्कस करूंगा, डिस्क्रिमिनेंट अभी समझाऊंगा, उसमें डिस्कस करूंगा। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, आपके 2 आंसर आ गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि हमारे पास स्टेटमेंट प्रॉब्लम है, नंबर्स हुज सम इज 27, प्रोडक्ट 180, सम 2 नंबर्स के सम 27, प्रोडक्ट 182। तो अगर सम 27 है, लेट फर्स्ट नंबर अगर मैं x मानू, फर्स्ट नंबर बी x, तो दूसरा नंबर क्या होगा, क्योंकि सम तो 27 है, तो सेकंड नंबर इक्वल टू 27 - x होगा, क्योंकि उनका सम कितना है 27। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोडक्ट कितनी है, अकॉर्डिंग क्वेश्चन प्रोडक्ट कितना है 182, तो नंबर के प्रोडक्ट है 182। तो चलो इसको सॉल्व किया जाए, ये है 27x - x² इज इक्वल टू 182, इसको सॉल्व किया जाए तो ये मैं उधर ले जा रहा हूं सारे टर्म को, मैं इधर 0 छोड़ देता हूं, सारे टर्म को उधर ले जाता हूं, 182 + x² - 27x, ये मैं सबको उधर कर दिया रिवर्स। अब क्या होगा इससे, x² - 27x + 182 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर बेसिस पर कर लेते हैं, 14 और 13 की फैक्टर मिल रही है, देखो 14 + 13 क्या हो रहा है, ऐड करने पर 27 मिल रहा है, और 14 × 13 करने पर क्या हो रहा है, 13 4 जा 52, हाँ 182, देखो मल्टीप्लाई करने पर 182 मिल रही है और ऐड करने पर 27 मिल रहा है, तो हम 14 और 13 से कर लेते हैं। चलो इसको हम लोग किससे करेंगे, आप अभी तक की स्क्रीनशॉट ले लो, मैं दूसरी पेज पर शिफ्ट हो रहा हूँ, फैक्टर कौन सी बनाऊंगा, 14 और 13। चलो हम लोग कर लेते हैं 14 और 13, दिस इंप्लाई x² - 14x - 13x + 182 इज इक्वल टू 0। तो कॉमन ले लेता हूं इस दोनों में से, x × x - 14 + 13 -13 x - 14, 2 फैक्टर मिल गए आपके, 2 फैक्टर कौन कौन से मिले, x - 13 x - 14। तो इससे x की 2 वैल्यू मिली, कैसे, एक x - 13 को 0 करो तो x = 13 मिलती है, और अगर x - 14 को 0 करो तो x = 14 मिलती है। तो आपके x के 2 वैल्यू मिले, तो 2 केसेस हो गए। इफ x is 13 तो नंबर्स कौन कौन से हो गए, इफ x is 13 तो फर्स्ट नंबर 13 हो गई, क्या हो गई, फर्स्ट नंबर x यानी 13 हो गया, सेकंड नंबर कितनी हो गई 27 - x, तो यानी कि वो हो गई 14। लेकिन अगर हमने उल्टा x को 14 ले लिया, हमने x को ही 14 ले लिया, तब देखो क्या होता है, इफ x = 14 तो क्या होगा, फर्स्ट नंबर 14 हो जाएगी, फर्स्ट नंबर होगा हमारा 14 और सेकंड नंबर होगा 27 - x, 27 - x, तो ये 13 हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगा नंबर। बहुत बार तो बुक में एक ही आंसर लिख देते हैं, आप दोनों केसेस बता दो, x के 2 वैल्यू हुए 13 और 14। तो होप करता हूं कि अभी तक के सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर हो रहे होंगे, कॉन्सेप्ट बिल्कुल। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत करता हूं। आप मेहनत को कुछ तो रिवॉर्ड करो, मोटिवेशन तो दो, मैं आपको पढ़ाऊंगा, आप मुझे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करो। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, फाइंड 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। तो आप पॉजिटिव इंटीजर्स कैसे लिखते हो, 1 2 3, ये कॉन्टिन्यूअस होते हैं, कॉन्सिक्यूटिव क्या होते हैं, ये कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। तो गैप कितने का होता है, आप ध्यान से देखो, गैप 1 का होता है। तो अगर आप एक को x मानोगे फर्स्ट को, तो गैप तो 1 का होता है, तो सेकंड कितनी हो जाएगी x + 1। तो हम लिखते हैं लेट 2 consecutive positive integers, 2 consecutive positive integers be x and x + 1। अब उन्होंने बोला है दोनों का अगर स्क्वायर ऐड कर दो, क्या बोल रहे हैं, अगर दोनों के स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दो, ऐड कर दो, सम बोला है, देखो सम ऑफ हुज स्क्वायर्स बोला, ध्यान से देखो, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365, तो दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दो तो 365 मिलेगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, x² + x + 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 365। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखो ये x² हुआ, और x + 1 होल स्क्वायर को कैसे करेंगे, a²
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी प्लस 2ab, ऐसे करेंगे। कैसे करेंगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ऐसे कर देंगे। तो ये हमारा ओपन हुआ ब्रैकेट। अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करके क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 365। अब हम इसको नेक्स्ट पेज पर लिखते हैं। आप फटाफट देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग नेक्स्ट पेज पर शिफ्ट होते हैं। देखो ये 2x स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितनी हो जाएगी? 2x स्क्वायर प्लस 2x, और बाकी को कैरी करते हैं हम लोग। तो क्या होगा? 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक एक्स्ट्रा 1 था और 365 इधर से कैरी हुई। एक बार मैं दिखा देता हूं आपको, देखो कैसे हुआ। देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हुआ प्लस 2x 1 माइनस 365, आप देख लो। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या होगा? 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364। अब इसको हम क्या करते हैं? 2 को कॉमन ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 1 जा 2 8 जा 2 2 जा। बच्चे इसको डायरेक्ट करते हैं, कॉमन जरूर ले लेना चाहिए। कॉमन लेने से 2 बेनिफिट होते हैं। एक तो स्टेप अच्छा माना जाता है, टीचर स्टेप को लाइक करते हैं, ये स्टेप माना जाता है अच्छा मैथ्स के लिए कॉमन लेना। और दूसरा आपका काम भी इजी हो जाता है, प्रोसेस भी इजी हो जाती है। तो इसमें 14 और 13 की पेयर पेयर बना लें। देखो 14 माइनस 13 करने से 1 हो गया 1x, तो 14x माइनस 13x करने से 1x हो गया। और 14 इंटू 13 को मल्टीप्लाई करने से कितनी होगी? देखो 14 3 जा 42, 14 1 जा 14 प्लस 4 18, तो 182। तो हम 14 माइनस 13 कर लें। तो देखो 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व किया जाए तो x प्लस 14 माइनस 13 x प्लस 14, तो इससे 2 फैक्टर मिले। कौन कौन से? एक मिला x माइनस 13 और एक मिला x प्लस 14। दोनों से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। चलो दोनों से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x इक्वल टू एक तो हमें 13 मिली, पहले से 13 मिली और दूसरे से माइनस 14 मिली। अब माइनस 14 क्यों नॉट एप्लीकेबल है बोलो? क्योंकि उन्होंने पॉजिटिव इंटीजर्स बोला था। आप ध्यान से देखो क्वेश्चन को, क्वेश्चन में उन्होंने बोला था 2 कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। तो जब पॉजिटिव इंटीजर्स बोल रहे हैं तो माइनस 14 तो नेगेटिव इंटीजर है, तो इस तरह माइनस 14 को मैंने नेग्लेक्ट कर दिया। तो अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर्स पूछा था उन्होंने, कॉन्टिन्यूअस 2 कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स पूछा था, तो हम लोग इसको लिखते हैं। तो क्या होगा? फर्स्ट नंबर टेकिंग x इक्वल टू 13, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर लिखो। फर्स्ट नंबर कितनी हो जाएगी? फर्स्ट नंबर इक्वल टू x हो जाएगा, यानी कि 13 हो जाएगी। और सेकंड नंबर क्या होगा? x प्लस 1। सेकंड नंबर इक्वल टू x प्लस 1 मीन्स 13 प्लस 1, तो ये 14 हो जाएगी। तो हमारे 2 इंटीजर्स कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर हो गए। अगर दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 182 मिलता है, तो इस तरह वेरिफिकेशन हो जाती है। आप लाइक जरूर देते जाओ, लाइक करने में कोई कंजूसी नहीं, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। आप हमारे चैनल के अलावा हमारे स्टडी मटेरियल के लिए वेबसाइट का भी विजिट करो। अब देखो राइट ट्रायंगल का क्वेश्चन है, मैं एक राइट ट्रायंगल आपके लिए बना देता हूं। देखो राइट ट्रायंगल बना दिया। उन्होंने क्या बोला है? देखो उन्होंने क्या बोला है, क्वेश्चन को पढ़ो। द ऑल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन बेस। ऑल्टीट्यूड इज 7 सेंटीमीटर लेस देन बेस। तो अगर मैं बेस को x बनाऊं तो ऑल्टीट्यूड कितनी हो जाएगी? x माइनस 7। आप ध्यान से देखो, लेट बेस बी x। तो ऑल्टीट्यूड कह रहे हैं कि बेस से 7 सेंटीमीटर लेस, छोटा है। तो देयरफॉर ऑल्टीट्यूड क्या? ऑल्टीट्यूड मींस हाइट। ऑल्टीट्यूड किसको बोलते हैं? हाइट को। तो ऑल्टीट्यूड यानी कि हाइट, ये कितनी हो जाएगी हमारी? 7 लेस मींस x माइनस 7। फिर उन्होंने बोला है हाइपोटेन्यूज इज 13। देखो उन्होंने क्या बोला? हाइपोटेन्यूज इज 13, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। तो हमारे सारे साइड मिल गए। तो देखो अब हम क्या करेंगे? अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाकर x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यूजिंग पाइथागोरस कैसे होगा? यूजिंग पाइथागोरस क्या होगा? आप खुद ही जानते हो पाइथागोरस में क्या होता है। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है? होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब ये सारे वैल्यू मैं नेक्स्ट पेज पर डालूंगा, आप देख लो ध्यान से। परपेंडिकुलर हमारा कौन सा है? x माइनस 7, और बेस कौन सा है? x, हाइपोटेन्यूज 13। तो ये सारे हम पुट कर देते हैं, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो हम लोग पुट करते हैं। देखो
तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर क्या है हमारा 13 थी, हाइपोटेन्यूज कितनी थी 13 थी, तो 13 स्क्वायर इज इक्वल टू पी की वैल्यू कितनी थी x माइनस 7 और बेस की वैल्यू कितनी थी x। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। 13 स्क्वायर इज 169, इसमें a माइनस बी होल स्क्वायर लगाता हूं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, ये लगा दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये हो गया 169, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस एक्स स्क्वायर, जरा ऐड किया जाए तो 169 इज इक्वल टू कितनी हो गई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। अब सबको हम लेफ्ट में लिख लेते हैं, मैं लेफ्ट में 0 लिख देता हूं, उधर सबको शिफ्ट कर देता हूं। लेफ्ट में 0 लिख दिया, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169। तो सॉल्व करके क्या होता है, 0 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 14x, फिर होता है माइनस 120 हो जाती है, ये माइनस करने पर 120 हो जाता है। तो अगर हम उल्टे साइड से लिखें, अपोजिट साइड से 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इज 0, 2 को कॉमन ले लिया जाए तो 2 को कॉमन लेने से x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करके मुझे बेस और परपेंडिकुलर मिल जाएगी। तो चलो हम लोग इसी पेज पर सॉल्व कर लेते हैं। चलो हम लोग सॉल्व करते हैं। हमारा फाइनल इक्वेशन क्या बना, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब हम मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं। देखो 7 को कैसे स्प्लिट करेंगे, 60 आना है मुझे, तो कैसे करोगे आप ध्यान से देखो, 12 5 जा 60, 12 माइनस 5 करने से 7 होता है, ध्यान से देखो 12 माइनस 5 करने से 7 होता है, 12 इंटू 5 करने से 60 होती है। तो हम लोग करते हैं, देखो ये कैसे होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0, कॉमन x इंटू एक्स माइनस 12 प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो दो फैक्टर बने, x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 12, दो फैक्टर 0, इससे x के दो वैल्यू मिले। तो x की फर्स्ट वैल्यू माइनस 5 नॉट अप्लीकेबल, क्योंकि कोई साइड नेगेटिव हो सकता है क्या, तो x इक्वल टू 12 हमारा सही है। तो इसलिए क्या हो गया, हमारा बेस हो गया x, बेस इज इक्वल टू x मीन्स 12 सेंटीमीटर, और हाइट ऑल्टीट्यूड कितनी है, x माइनस 7 है। आपने देखा हाइट कितनी थी, x माइनस 7, तो ये हो गई आपकी 5 सेंटीमीटर। तो इस तरह हमारा दो साइड्स मिसिंग थे। क्या क्वेश्चन था कि मिसिंग साइड्स बताओ, मींस बेस और परपेंडिकुलर बताओ। तो ये हो गया। होप करता हूं कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। फिर भी आप कमेंट सेक्शन में कुछ लिखो, आपको जो भी लगे कि सर इस तरह से मुझे कुछ बताओ, तो आप कमेंट में लिखा करो। मैं अगली वीडियो में आपके सारे कमेंट्स का ध्यान रखूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस सर्टेन नंबर ऑफ देखो अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे। एक कॉटेज इंडस्ट्री है, वो कुछ पॉटरी बनाता है, पर डे कुछ पॉटरी बनाता है। अब देखो, इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इन रुपीज वॉज 3 मोर देन द ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। देखो ये कितनी खराब सी लैंग्वेज है। कह रहे हैं कि एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो हर दिन कुछ पॉटरी बनाता है, तो कह रहे हैं कि जो कॉस्ट ऑफ पॉटरी है ना, एक आर्टिकल बनाने का जो कॉस्ट है, एक आर्टिकल बनाने का कॉस्ट, वो टोटल जितने आर्टिकल बनाते हो उससे 3 मोर है। क्या करें, कॉस्ट है 3 मोर देन, कॉस्ट वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड। तो अगर मैं ऐसे करूं, लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस पर डे, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ईच डे, प्रोड्यूस पर डे, अगर मैं इसको x मान लूं, b इसको मैं x मान लूं, तो कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल कितनी हो जाएगी उनके हिसाब से, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल क्या हो जाएगी बोलो, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल इज इक्वल टू हो जाएगी कितनी, देखो उन्होंने कहा है कि 3 मोर देन ट्वाइस, क्या बोल रहे हैं, 3 मोर देन ट्वाइस, डबल से 3 ज्यादा, तो लो डबल से 3 ज्यादा, इतने रुपीज की कॉस्ट हो जाएगी, इतने रुपीज की कॉस्ट हो जाएगी एक बार। अब कहते हैं कि टोटल प्रोडक्शन 90 रुपीज, तो मल्टीप्लाई कर दो, टोटल कॉस्ट है 90 रुपीज, तो मल्टीप्लाई कर दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। टोटल कॉस्ट कितनी हमारी, टोटल कॉस्ट है ₹90, तो मल्टीप्लाई करके ये चीज आ जाएगी। चलो हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x इंटू 2x प्लस 3, फिर से देख लो, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल, जितने आर्टिकल बनाते हो उसका डबल करो, उसमें 3 ऐड कर दो,
तो एक आर्टिकल का कॉस्ट मिल जाएगा, टोटल मल्टीप्लाई करने से मिलता है 90 रुपीज। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, x इंटू 2x प्लस 3, तो क्या होगा नाउ क्या हो जाएगा x इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी 90। सॉल्व किया जाए तो क्या हो गया 2x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 90। तो एक साइड में सबको कर लें, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। प्रोडक्ट कितनी है, देखो प्रोडक्ट कितनी है 2 इंटू 90, 2 इंटू 90 प्रोडक्ट कितनी बन रही है, बोलो प्रोडक्ट बन रही है 180, प्रोडक्ट है 180 और मिडिल टर्म है 3। मिडिल टर्म कौन सा है, मेरे पास मिडिल टर्म है 3। बोलो ध्यान से देखो, प्रोडक्ट बन रही है 2 इंटू 90, 80 बन रही है माइनस में, मतलब ये माइनस में प्रोडक्ट बन रहा है और मिडिल टर्म 3 है। तो मैं इसको तोड़ता हूं 180 बनाने के लिए, 15 माइनस 12 कर देता हूं। देखो 15 माइनस 12 क्यों करता हूं, देखो 15 माइनस 12 करने से 3 आएगा, बोलो, और 15 इंटू 12 करने से 180 आएगी। तो देखो हमें प्रोडक्ट 180 लाना था, ध्यान से देखो 2 इंटू 90 करने से प्रोडक्ट 180 आना चाहिए था, और माइनस करना है क्योंकि प्रोडक्ट की साइन माइनस है, 90 के पहले माइनस की साइन लगी है। तो जब प्रोडक्ट की साइन माइनस होती है तो हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं माइनस करके। तो 15 माइनस 12 करने से 3 हो गया और 15 को 12 से मल्टीप्लाई करने पर 180 हो गई। तो हम लोग आगे इसको फैक्टराइज करते हैं। तो यहां से x को कॉमन लेते हैं, 2x प्लस 15 मिलती है, और यहां से मैं कॉमन ले लेता हूं 6 को, तो 2x प्लस 15 मिलती है। दो फैक्टर हो गए हमारे पास। हमारे पास कौन कौन से दो फैक्टर हो गए, देखो दो फैक्टर हो गए हमारे पास, x माइनस 6 हो गई और दूसरा फैक्टर क्या हो गया 2x प्लस 15 हो गई। ये दो फैक्टर हो गए। तो जब दो फैक्टर हो गए तो एक फैक्टर x माइनस 6 इक्वल टू 0 करो तो x की वैल्यू 6 मिलती है, और अगर 2x प्लस 15 को 0 से करो तो x की वैल्यू कितनी मिलती है माइनस 15/2। अब कॉस्ट निगेटिव हो नहीं सकता, कॉस्ट या नंबर ऑफ ऑर्डर कोई नेगेटिव नहीं होंगे, चाहे नंबर ऑफ आर्टिकल्स बोले कॉस्ट कोई नेगेटिव नहीं होगी, नॉट एप्लीकेबल, एनी मींस नॉट एप्लीकेबल। तो अब क्या हो गया नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड पर डे कितनी हो गई x, प्रोड्यूस्ड नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड पर डे कितनी हो गई x। तो x की वैल्यू कितनी है, तो 6 आर्टिकल हर दिन बनाया, और कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल कितनी हो गई, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल 2x प्लस 3। कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल कितनी थी, हम लोगों ने सपोज किया था 2x प्लस 3। तो x की वैल्यू रख दो, तो 2 इंटू 6 प्लस 3, तो 15 रुपीज की वन आर्टिकल बनी और 6 आर्टिकल्स बने, तो 15 6 90, देखो वेरीफाई भी हो गया। 6 आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए और हर आर्टिकल का कॉस्ट 15 रुपीज है, मल्टीप्लाई करो 15 6 90, तो मेंटली एक वेरिफिकेशन भी हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ मैं ये आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूं नेचर ऑफ रूट्स का। क्या होता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व किए बिना बता सकते हैं कि रूट्स होंगे कैसे। जैसे हम लीनियर इक्वेशन जब पढ़ते थे तो उसमें बिना सॉल्व किए बता देते थे कि कब कंसिस्टेंट होगा, कब यूनिक सॉल्यूशन होगा, कब इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, सारी चीज बता देते थे। तो यहाँ पे भी हम नेचर ऑफ रूट्स बता सकते हैं। तो देखो कंसीडर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये हमारा एक इक्वेशन है, ये इक्वेशन हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, a इज नॉट इक्वल टू 0, इसमें a 0 नहीं हो सकता। तो एक डिस्क्रिमिनांट होता है, क्या होता है डिस्क्रिमिनांट, d बोल दें, डिस्क्रिमिनांट होती है जिसको d बोलते हैं। तो d का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो हम d कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि रूट्स कैसे होंगे। हम d फाइंड कर लेंगे, फिर इससे पता चल जाएगा कि रूट्स कैसे होंगे। तो देखो इफ d इज ग्रेटर देन 0, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, रियल एंड डिस्टिंक्ट का मतलब अनइक्वल, अलग अलग। डिस्टिंक्ट मीन्स डिस्टिंक्ट का मतलब क्या हुआ अनइक्वल, अलग अलग दो रूट्स। रूट कैसे होंगे, दोनों रियल होंगे, अलग अलग होंगे। इफ d इक्वल टू 0, अगर d हमारा 0 मिल गया तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड इक्वल, दोनों रूट सेम हो जाएंगे। जैसे 5 5 7 7, दोनों आंसर सेम हो जाएंगे। और अगर d हमारा लेस देन 0 हो जाए, इफ d इज लेस देन 0, देन रूट्स आर नॉट रियल, मतलब नो रियल रूट्स। कहने का मतलब नो रियल रूट किसके लिए, अगर हमारा d 0 से छोटा हो जाएगा, मतलब 0 से छोटा होने का मतलब नेगेटिव हो जाना। d लेस देन 0 का मतलब क्या होना, d नेगेटिव।
जब भी लेस देन 0 कोई नंबर होता है तो वो नंबर नेगेटिव होता है। तो अगर हमारा डी नेगेटिव आ गया तो समझो रियल रूट्स होते ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करते। अब हम लोग आगे करते हैं। मैं नेचर ऑफ रूट्स के बेसिस पर क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन पहले आपको मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सिखा दूं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जिसका नाम श्रीधराचार्य रूल भी है, उसी फॉर्मूला का दूसरा नाम है श्रीधराचार्य रूल। तो देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या हमारा, ये है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी अपॉन 2a। इससे हमें दो रूट मिल जाते हैं, इससे हमें दो रूट मिल जाते हैं। एक वैल्यू माइनस वाली होती है और एक वैल्यू प्लस वाली होती है। एक माइनस वाली वैल्यू होती है, इसको हम अल्फा कह देते हैं, इस वैल्यू को हम अल्फा कह देते हैं। और एक माइनस प्लस वाली वैल्यू हुई, एक माइनस वाली हो गई, उसे हम बीटा कह देते हैं। बुक पर दोनों का नाम क्या लिख देते हैं, एक वैल्यू को अल्फा बोल देते हैं, दूसरे वैल्यू को बीटा बोल देते हैं। तो ये फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अभी हम लोगों ने फैक्टर से सॉल्व किया, फैक्टराइजेशन से, लेकिन अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम चाहें तो फॉर्मूला मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर एग्जाम में कुछ नहीं लिखा हुआ है कि किस मेथड से करना है तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगा सकते हो, आराम से सॉल्व हो जाता है। तो देखो ये फॉर्मूला आप देख लो, ये फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। कभी कभी इस तरह भी लिखते हैं, अदर मेथड, अदर वे। डी नहीं लिखकर पूरा लिख देते हैं बच्चे, क्या करते हैं, डी नहीं लिखते हैं, वो डी की पूरी वैल्यू ही लिख देते हैं। लेकिन मैं बोलूंगा आपको कौन सा प्रेफर करने, मैं डी वाला प्रेफर करने बोलूंगा। बच्चे कभी कभी या टीचर भी कभी कभी डी नहीं लिखकर पूरी डी की वैल्यू लिख देते हैं, लेकिन प्रेफर हम लोग डी वाला करेंगे। मैं ये टिक मार देता हूं, इसको आप प्रेफर करो, इजी होगा। पहले डी निकाल लो फिर करो, ये आपकी इजी हो जाएगी। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग इस फॉर्मूला के मेथड पर और नेचर ऑफ रूट्स के मेथड पर सम करते हैं। देखो अभी आप देख लो एक्सरसाइज 4.3 के का क्वेश्चन है, फर्स्ट नेचर ऑफ रूट्स बताना है। हमें क्या बताना है, नेचर ऑफ रूट्स। और सॉल्व बिना किए, हम सॉल्व बिना किए बताएंगे कि रूट्स होंगे कैसे। और फिर बोल रहे हैं कि अगर रियल है रूट्स, पहले बोल रहे हैं नेचर ऑफ रूट्स बताओ, फिर बोल रहे हैं अगर रूट्स रियल हैं तो आप फिर सॉल्व कर दो। तो चलो हम लोग धीरे धीरे करते हैं। तो देखो फर्स्ट, अगर रूट्स रियल होंगे तो हम सॉल्व कर देंगे। देखो हियर a is equal to 2, b is equal to -3, c is equal to 5। तो डिस्क्रिमिनेंट d क्या होगा बोलो, d is equal to b स्क्वायर माइनस 4ac होगी। तो सॉल्व किया जाए तो ये होगा 2 स्क्वायर माइनस 4, 2, ये माइनस 3 का स्क्वायर हुआ, b स्क्वायर। तो -3 का स्क्वायर माइनस 4ac। सॉल्व करें तो -3 का स्क्वायर 9 हो गई, माइनस 4 2 जा 8 5 जा 40। क्या हुआ, -3 का स्क्वायर 9, 4 2 जा 8 5 जा 40। तो ये हुआ -31। तो d क्या हुआ, लेस देन 0 हो गया। हियर d इज लेस देन 0, देयरफॉर नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। रियल रूट्स है ही नहीं। तो जब रियल रूट्स नहीं है तो हमें सॉल्व नहीं करना है। उन्होंने बोला अगर रियल है तो सॉल्व कर दो, नहीं रियल है तो छोड़ दो। तो ये सम हो गया। आप फटाफट एक बार रिकैप करो। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रूट लगी हुई है तो यहाँ पे वैल्यू लिखो, a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू -4√3 एंड c इज इक्वल टू 4। तो पहले d निकाल लिया जाए, d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। सारे वैल्यू पुट करो तो b स्क्वायर मीन्स -4√3 का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू c। सॉल्व किया जाए तो ये होगा 4 4 जा 16, 3 जा 18। 4√3 इंटू 4√3 कैसे होता है, देखो 4√3 इंटू 4√3 तो कैसे होगा, 4 इंटू 4 16, √3 इंटू √3 इज 3, 4 इंटू 4 इज 16, √3 इंटू √3 इज 3। तो 16 इंटू 3 ये बनता है 48 बनता है। तो ये बनता है 48। डाल दो यहाँ माइनस का स्क्वायर प्लस, तो 48 हुआ, 4 3 जा 12, 4 जा 48। तो ये d इक्वल टू 0 हो गया, d इक्वल टू 0। हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं, x इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d अपॉन 2a। ये वैल्यू लगा दिया जाए तो माइनस ऑफ -4√3, d की वैल्यू कितनी हमारी 0 है, प्लस माइनस √0, a की वैल्यू कितनी हमारी 3 है। तो इसको सॉल्व करो, देखो क्या होता है। सॉल्व करो तो x की वैल्यू क्या होती है सॉल्व करने से, 4√3, 0 का रूट तो 0 ही हो गया, अपॉन 6 काट लो, 2 2 जा 2 3 जा। तो x की वैल्यू मिली 2√3 अपॉन 3। अब बोलोगे सर एक ही रूट है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट नहीं होता। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट होते हैं, 2 रूट। लेकिन जब d 0 होता है तो रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड इक्वल होंगे। d इक्वल टू 0 होने से क्या बोलोगे, रूट्स आर, देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स रियल एंड इक्वल होते हैं। तो इक्वल होने का मतलब कि दोनों रूट एक जैसे,
देखो दोनों रूट एक जैसे, तो देयरफॉर अल्फा और बीटा दोनों दो रूट्स के नेम है, अल्फा इज दिस, बीटा इज दिस, दोनों सेम है, इक्वल है, रियल भी हैं और इक्वल भी हैं। तो ये डी जीरो होने से रूट्स कैसे मिले, रियल एंड इक्वल। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पे देखो a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -6, c इक्वल टू 3। पहले d निकाला जाए, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, वैल्यू पुट करो तो -6 स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी, तो सॉल्व किया जाए, 6 स्क्वायर इज 36, 4 टू जा 8, 8 से जा 24, तो ये 12 हुई। तो यहाँ पे d ग्रेटर देन 0 हुआ, नहीं d 0 से बड़ा है, तो देयरफॉर रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट मतलब अनइक्वल, रियल एंड डिस्टिंक्ट मतलब कैसा, अनइक्वल। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, फॉर्मूला लगाकर सॉल्व करते हैं। तो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d अपॉन 2a, चलो सारे वैल्यू लगा दो। तो -b के प्लेस पर माइनस ऑफ -6, कभी माइनस छूटना नहीं चाहिए, √12 टू a के प्लेस पर 2 है, सारे वैल्यू लगा दिए, सॉल्व करो, x इक्वल टू 6 प्लस माइनस ये 2√3 हुआ, कैसे हुआ बता देता हूं। देखो 12 के ब्रेक करो, 12 को ब्रेक करो, 2 6 जा 2 3 जा, तो 12 का मतलब क्या हुआ, 2 इंटू 2 इंटू 3, तो ये ब्रेक करने के बाद 2√3 आ गई। कैसे, जो 2 बार 2 है, स्क्वायर रूट में 2 बार 2 है तो एक बार लिखते हैं और 3 को छोड़ देते हैं √3 में। तो ये हमारा फाइनल 2 को कॉमन लेने से आंसर मिल जाएगा। मैं यहाँ पे 2 को कॉमन ले लेता हूँ, 2 प्लस माइनस √3 अपॉन 4, चलो काट देते हैं, 2 2 जा 4। तो x के दो वैल्यू मिले, तो एक प्लस वाली और एक माइनस वाली, एक प्लस वाली मिली जिसे हम कह सकते हैं अल्फा, इस वैल्यू को हम अल्फा कह सकते हैं, दूसरी माइनस वाली मिली जिसको हम बीटा कह सकते हैं। तो आप देख पा रहे हो दो रूट्स होते हैं, एक का नाम अल्फा लिख दिया, दूसरे का नाम बीटा लिख दिया, तो x के दो वैल्यू मिल गए। चलो हम लोग अब नेक्स्ट पैटर्न पर आते हैं। नेक्स्ट पैटर्न मिसिंग वैल्यू है। मिसिंग वैल्यू क्या होता है कि वो बता देते हैं कंडीशन कि रूट्स कैसे हैं। अभी तो आपको थोड़े कम टफ मिल रहे हैं एनसीईआरटी है, लेकिन आरडी शर्मा एग्जाम्पलर हुआ ज्यादा टफ, तो बता देंगे रूट्स कैसे हैं, और एक मिसिंग क्वांटिटी होगी, के लिखा होगा, पी लिखा होगा, कुछ भी लिखा होगा, उसको कैलकुलेट करना पड़ता है। तब देखो मैं करता हूं, यहाँ दो क्वेश्चन में दोनों करता हूं। हमें पहले से बता दिया दे हैव इक्वल रूट, कैसे बता दिया उन्होंने, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ क्वालिटी क्वेश्चन हैव इक्वल रूट्स, पहले से बता दिया, यानी d इक्वल टू 0 लगाना है। उन्होंने एक हिंट्स दे दी कि हम d इक्वल टू 0 यूज करेंगे और मिसिंग के निकालेंगे। तो चलो हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तो पहले मैं इसका फर्स्ट पार्ट करता हूं। देखो a इक्वल टू 2, b इक्वल टू k, c इक्वल टू 3 एज रूट्स आर इक्वल, गिवन रूट्स आर इक्वल, ये गिवन है हमारे पास। तो क्या होगा, देयरफॉर d इक्वल टू 0 होगा, बोलो देयरफॉर d इक्वल टू 0 होगा। तो d का फॉर्मूला क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो d का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, 0 हो गया। आप वैल्यूज लगा दो, k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, इसको सॉल्व किया जाए तो k स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8 3 जा 24 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व किया जाए तो k स्क्वायर माइनस 24 अगर 0 है तो k स्क्वायर इज इक्वल टू 24, k इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 24, 24 को ब्रेक कर दो, प्लस माइनस लिखना पड़ेगा आंसर में, तो ये हो गया 2 2 2 3। तो इसके लिए तो एक 2 बाहर आ गया, इसके लिए एक 2 बाहर आ गया जी, दूसरा √6 बचा रह गया। कैसे हुआ, हमने तोड़ दिया, 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24, एक पेयर बाहर आ गई, जो 2 बार 2 लिखे उसके लिए सिंगल 2 लिखा, और 2 इंटू 3 6 अंदर ही बचा रहा है √6, प्लस माइनस लगाना पड़ता है आंसर में, जब स्क्वायर रूट निकालते हैं तो प्लस माइनस लगानी पड़ती है। चलो हम लोग, आप स्क्रीनशॉट ले लो या फटाफट रिकैप करो, मैं आगे बढ़ता हूं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, पहले ये अच्छे ढंग से नहीं लिखा हुआ, देखो ये कहीं अच्छे ढंग से लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है। देखो पहले आप मल्टीप्लाई करो, kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब ये प्रॉपर है, पहले प्रॉपर लुक नहीं थी, अब प्रॉपर लुक आई। तो यहाँ a इक्वल टू k है, b इक्वल टू माइनस 2k है, और c इक्वल टू 6 है। तो पहले एज रूट्स आर इक्वल गिवन, ये कहां से, गिवन से, तो देयरफॉर d इक्वल टू 0 हो जाएगी। देयरफॉर क्या होगा, d इक्वल टू 0, तो d की वैल्यू b स्क्वायर माइनस 4ac, d का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, दिस इज इक्वल टू 0।
तो सबकी वैल्यू डालो। b की वैल्यू -2k होल स्क्वायर -4, a के प्लेस पर k होगा, c के प्लेस पर 6 होगी। इसको सॉल्व करते हैं, तो इधर हम सॉल्व करते हैं। देखो -2k स्क्वायर होगा 4k स्क्वायर, देख लो -2k स्क्वायर होगा 4k स्क्वायर, फिर 24k होगी, तो 4k स्क्वायर -24k इज इक्वल टू 0। आप देख लो मल्टीप्लाई करके, -2k होल स्क्वायर 4k स्क्वायर, 4 6 24, 24k। अब यहां से 4k को मैं कॉमन ले लेता हूं, k -6 हो जाता है 0। अब दो केसेस हुए, तो एक केस में, फर्स्ट केस में 4k इक्वल टू 0 हुआ, तो इससे k इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो ये नॉट अप्लीकेबल होगा। क्यों? कि अगर हम k को 0 कर देंगे तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म ही वैनिश हो जाएगी। ध्यान से देखो, अगर मैं k को 0 करूं तो k एक्स स्क्वायर है लिखा हुआ, देख पा रहे हो क्या लिखा हुआ है, k एक्स स्क्वायर। तो अगर मैं k को 0 करूंगा तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म ही चला जाएगा, इसलिए नॉट अप्लीकेबल है। अब दूसरा देखो, k -6 इज इक्वल टू 0, तो इससे k क्या हो गया 6। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। बाकी एक अप्लीकेबल नहीं है, एक हमारा फाइनल आंसर हो गया। होप करता हूं अभी तक आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो रहे होंगे। आप सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी नहीं करो, आपको फायदा ही फायदा दूंगा, कोई नुकसान नहीं दूंगा। आप हमारे चैनल को ग्रो करो, मैं आपको ग्रो करूंगा, मेरा वादा है। मेरे बच्चों के रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं, मैं सीनियर टीचर हूं। चैनल को आप आगे बढ़ाओ, मैं आपकी करियर आगे बढ़ाऊंगा, आपके रिजल्ट टॉप क्लास करवाऊंगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो अब आगे क्वेश्चन ये वाली हो गई हमारी मिसिंग के वाले। अब हमारा है कुछ लैंग्वेज प्रॉब्लम, वर्ड प्रॉब्लम। तो ये वर्ड इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो कुछ लेंथ इज ट्वाइस द ब्रेथ। कह रहे हैं एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो बना सकते हो जिसकी लेंथ ब्रेथ की डबल हो और एरिया 800 मीटर स्क्वायर हो। कह रहे हैं अगर ऐसा है तब फाइंड करो। फिर से बताता हूं क्या करें। कह रहे हैं एक हमें रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो बनाना है। क्या करना है? रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो बनाना है। कह रहे हैं कि जिसकी लेंथ ब्रेथ की डबल हो और एरिया 800 मीटर स्क्वायर हो। ये पॉसिबल है? कह रहे हैं अगर पॉसिबल है तभी लेंथ एंड ब्रेथ बताओ, नहीं पॉसिबल है तो मत बताओ। तो अगर डी हमारा ग्रेटर देन 0 होगा तो भी पॉसिबल, देखो डी निकालूंगा, अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो भी पॉसिबल, डी अगर इक्वल टू 0 होगा तो भी पॉसिबल। लेकिन कब पॉसिबल नहीं होगा? जब डी लेस देन 0 होता है तो कहते हैं नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। क्या बोलते हैं? डी लेस देन 0 मींस अगर डी निगेटिव मिल जाता है तो हम क्या कहते हैं? नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। तो हम पहले देखें कि डी कैसी होती है। अगर डी हमारा ठीक निकला तो हम आगे सॉल्व कर देंगे। देखो लेट ब्रेथ बी एक्स, ब्रेथ बी एक्स, देयरफॉर लेंथ कितनी हो जाएगी बोलो? लेंथ बोल रहे हैं डबल, लेंथ इक्वल टू डबल। और एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इनटू ब्रेथ। बोलो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? ये हमारे पास गिवन है। अकॉर्डिंग क्वेश्चन एरिया कितनी गिवन है बोलो? अकॉर्डिंग क्वेश्चन एरिया गिवन है 800 मीटर स्क्वायर। 800 मीटर स्क्वायर तो लेंथ इनटू ब्रेथ, इसको क्या कहेंगे? लेंथ इनटू ब्रेथ। अब हम लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू डाल दें। लेंथ की वैल्यू x, ब्रेथ की वैल्यू 2x, ये 800। तो ज्यादा आगे सॉल्व करते हैं। 2x स्क्वायर हो गया, ये क्या हुआ? 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800। 2x स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई? 800 हो गई 2x स्क्वायर की वैल्यू। देखो 2x स्क्वायर की वैल्यू हो गई हमारी 800, तो 2x स्क्वायर माइनस 800 क्या हो गई हमारे? 0 हो गई। तो अगर मैं 2 को कॉमन लूं, अब बच्चे कहेंगे कि यहीं पे सॉल्व क्यों नहीं कर दिया सर आपने काट कर। बच्चे पूछ सकते हैं सर यहाँ पे आपने फटाफट काट के x क्यों नहीं निकाल दिया। तो उन्होंने ये नहीं बोला x ही निकालो, उन्होंने बोला पहले बताओ पॉसिबल भी है। तो हम d निकाल कर बताएंगे कि पॉसिबल है कि नहीं है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 400 इज 0। अब देखो एबीसी की वैल्यू लिखो। इसे हम क्या लिख सकते हैं? 1x स्क्वायर प्लस 0x माइनस 400। अब एबीसी की वैल्यू लिखकर पता करें कि पॉसिबल है कि नहीं। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 0 और सी की वैल्यू माइनस 400। तो पहले हम पता तो करें कि पॉसिबल भी है कि नहीं। तो डी निकालते हैं। डी निकालने के लिए वैल्यू निकाल के पता तो चल जाता है, लेकिन उन्होंने पूछा है तो करना पड़ेगा, फॉर्मेलिटी है। ऐसे तो वैल्यू निकालते ही पता चल जाए हाँ हाँ पॉसिबल है, लेकिन उन्होंने पूछा है कि पॉसिबल है बताओ, तो पहले फॉर्मेलिटी करते हैं। तो डी की वैल्यू क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो चलो बी की वैल्यू 0 है, 0 स्क्वायर 4, ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू माइनस 400 है, सी की वैल्यू माइनस 400। तो 0 प्लस 1600, तो डी इक्वल टू 1600। तो ये ग्रेटर देन 0 हुआ, तो यस इट इज पॉसिबल। यस यस, रूट्स आर रियल and distinct hence possible। तो ये possible है, therefore possible। अब possible होने के बाद क्या है? बताओ, वैल्यू बताओ।
तो अगर वैल्यू बताना कहेगा तो हम लोग फटाफट कर देते हैं, वैल्यू निकाल देते हैं। अब यहां से निकाल देते हैं, देखो यहां से निकाल देते हैं 1 से, फ्रॉम 1। अब x की वैल्यू निकाल देते हैं फ्रॉम 1। देखो फ्रॉम 1 क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0 है, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 400। 400 किसका स्क्वायर है 20 का, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, तो देयरफॉर x की वैल्यू 20 हो जाएगी। x की वैल्यू 20 हो जाएगी। उन्होंने पूछा कि लेंथ एंड ब्रेथ पूछा है, देखो x की वैल्यू 20 भी, उन्होंने लेंथ और ब्रेथ पूछा है, तो चलो हम लोग लेंथ और ब्रेथ लिख दें। देखो लेंथ क्या है x, नहीं लेंथ है 2x, लेंथ है हमारा x है कि 2x, ब्रेथ x है और लेंथ 2x है, तो लेंथ इज इक्वल टू 2x, तो 2 इंटू 20, तो ये 40 मीटर तो लेंथ हो गई, और ब्रेथ है x, ब्रेथ इज x, तो ये 20 मीटर, तो लेंथ और ब्रेथ भी निकल गए। और फिर हमारा ये भी पता लग गया कि पॉसिबल है कि नहीं। तो जब भी पूछेंगे पॉसिबल है कि नहीं, आप डी निकालो। डी ग्रेटर देन 0 होने से पॉसिबल है, इक्वल टू 0 होने से पॉसिबल है। ग्रेटर देन 0 होने से रियल एंड डिस्टिंक्ट होते हैं रूट्स, अलग अलग दो वैल्यू मिलते हैं, और इक्वल टू 0 होने से रियल एंड इक्वल मिलते हैं, दोनों वैल्यू इक्वल मिलते हैं। लेकिन अगर डी लेस देन 0 हो जाए, यानी डी नेगेटिव हो जाए, अगर डी की वैल्यू माइनस में आ जाए, तो क्या होता है, ये पॉसिबल नहीं है। आप फटाफट एक बार रिकैप करो या स्क्रीनशॉट लो। चलो अब आगे बढ़ने के पहले आप देख लो। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। कह रहे हैं कि यह सिचुएशन संभव है क्या, कि द सम ऑफ द एजेज ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20, 4 years ago प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेज इज 48। कह रहे हैं कि यह क्या सिचुएशन पॉसिबल है कि दो फ्रेंड के एज का सम 20 हो, और 4 years ago 4 years पहले उनके एज की प्रोडक्ट 48 हो। तो हम देखते हैं डी निकाल कर। लेट फर्स्ट फ्रेंड्स एज, लेट फर्स्ट फ्रेंड्स एज बी एक्स, सेकेंड फ्रेंड्स, देयरफॉर दोनों का टोटल कितना है 20, तो सेकेंड फ्रेंड्स का एज क्या हो जाएगा फिर 20 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का सम 20 है। और फिर कह रहे हैं कि 4 years ago, 4 years ago मतलब पहले, 4 years पहले, तो फर्स्ट फ्रेंड का एज कितना था बोलो, फर्स्ट फ्रेंड का एज कितना था x माइनस 4, और सेकेंड फ्रेंड का एज कितना था, सेकेंड फ्रेंड का एज था 20 माइनस एक्स माइनस 4, कितनी है 20 माइनस एक्स माइनस 4, तो 16 माइनस एक्स। तो देखो दोनों फ्रेंड का एज 4 years पहले, 4 years पहले फर्स्ट फ्रेंड की एज x माइनस 4 और सेकेंड फ्रेंड की एज 16 माइनस एक्स, तो मल्टीप्लाई करके दोनों का प्रोडक्ट करें 48 होना चाहिए, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 48 होना चाहिए। तो हम लोग करके देखते हैं। तो x माइनस 4 इंटू, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो क्या कर रहे हैं, x माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स, एक बार मिला लेते हैं, इज इक्वल टू 48। करके देखते हैं, एक बार मिला लो, एक x माइनस 4 है, दूसरा 16 माइनस एक्स है, प्रोडक्ट 48 है। तो इसको सॉल्व किया जाए, तो 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x इज इक्वल टू 48। इसको जरा इजी कर लेते हैं, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 64 माइनस 48 इज इक्वल टू 0, तो हो गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 112 इज इक्वल टू 0। अब माइनस को कॉमन ले लो, आप माइनस को कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112, तो हमारा फाइनल इक्वेशन क्या बना, देखो फाइनल माइनस को हटा दो तो फाइनल इक्वेशन क्या बना, देखो अभी तक हमने प्रोडक्ट निकाला 48, फिर मल्टीप्लाई किया, माइनस को हटा देता हूं, तो बनता है एक्स स्क्वायर माइनस 20x, क्या बनता है एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल टू 0। अब हम डी निकाल कर देखें, ए की वैल्यू 1 हुई, बी की वैल्यू माइनस 20 हुई, और सी की वैल्यू 112 हुई, तो डी निकालते हैं, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखते हैं डी कैसा निकलता है, तो यानी माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4, a मीन्स 1, c मीन्स 112, सॉल्व किया जाए तो 400 माइनस 448 माइनस 48, d लेस देन 0 आ गया, d क्या हुआ नेगेटिव मतलब लेस देन 0, देयरफॉर नॉट पॉसिबल, नो रियल रूट्स, रियल वैल्यू ही नहीं मिलेंगे, हेंस नॉट पॉसिबल। तो आप ध्यान से देखो कि जब भी पूछेंगे पॉसिबल नॉट पॉसिबल, तो आपको क्या करना होगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो कि ये पॉसिबल है कि नहीं, ये सिचुएशन एग्जिस्ट करता है कि नहीं, तो हम एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनाते हैं, फिर डी की वैल्यू निकालते हैं, डी की वैल्यू निकालने के बाद देखते हैं डी कैसा मिला,
यहाँ लेस देन 0 हो गया तो रियल रूट एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो ये एज पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप सब्सक्राइब जरूर कर लो, अभी तक जो बच्चे भूल गए आप तो करो, आपको पसंद आ रही होगी वीडियो, लाइक भी करते जाओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेक्टेंगुलर पार्क डिजाइन कर सकते हो कि जिसकी पेरीमीटर 80 हो और एरिया 400 मीटर हो, अगर एग्जिस्ट करता है तो वैल्यू बताओ लेंथ एंड ब्रेथ का। फिर से देखो, पूछ रहे हैं क्या ऐसा रेक्टेंगुलर पार्क एग्जिस्ट करता है जिसकी पेरीमीटर 80 हो, एरिया 400 हो, अगर एग्जिस्ट करता है तो लेंथ एंड ब्रेथ बताओ। तो हम पूरा फाइनली हम ऐसा नहीं करेंगे तुरंत, हम वैल्यू बता देंगे। सबसे पहले हम बताएंगे पॉसिबल है कि नहीं। तो देखो लेट, देखो पहले पेरीमीटर दिया हुआ ना, देखो गिवन क्या है, पेरीमीटर गिवन, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितनी है, देखो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितनी दी हुई है, ये दी हुई है हमारे पास, ये दी हुई है कितनी 80 मीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है ना, 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। तो लेंथ प्लस ब्रेथ की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 80/2 40 हो गई, ये 40 मीटर हो गई। तो लेट लेंथ इक्वल टू एक्स, देयरफॉर ब्रेथ कितनी हो जाएगी 40 माइनस एक्स। आप ध्यान से देखो, अगर मैंने लेंथ को मैंने x मान लिया तो ब्रेथ की वैल्यू 40 माइनस एक्स हो जाएगी। अब देखो उन्होंने एरिया बोला है 400 मीटर स्क्वायर, तो मैं लेंथ इंटू ब्रेथ करके देखूं कि एरिया 400 कैसे पॉसिबल है कि नहीं। तो देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया कितनी है, एरिया इज इक्वल टू कितनी है 400 मीटर स्क्वायर है, नहीं तो एरिया का मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितना माना था हमने ब्रेथ को x माना था, लेंथ को देख लो, मैंने लेंथ को x माना था, ब्रेथ 40 माइनस एक्स हो गई थी, तो ये हो गया x इंटू 40 माइनस एक्स। अब इसको सॉल्व करके देखें क्या पॉसिबल है क्या, d निकाल कर 40x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400 सॉल्व करते हैं, तो ये हुआ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40x माइनस 400 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं, माइनस कॉमन ले लेता हूं, माइनस को कॉमन लेने से ऐसा बनता है, ये देखो माइनस को कॉमन लेने से ऐसा बनता है, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू 0। अब इसको हम ABC करके देखते हैं कि क्या हमारा D कैसा होता है। देखो आप ध्यान से देखो, ABC देखो, A कितनी है 1 है, ध्यान से देखो, A इज 1, B इज माइनस 40, C इज 400, A इज 1, B इज माइनस 40, C इज 400। तो निकालना D इक्वल टू कितनी होगी बी स्क्वायर माइनस 4AC। तो चलो हम लोग वैल्यू पुट करें, तो माइनस 40 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 400, तो 1600 माइनस 1600, तो 0 आने पर पॉसिबल होता है D इक्वल टू 0। तो रियल रूट एग्जिस्ट, देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो इक्वल वैल्यूज होंगे लेकिन एग्जिस्ट करते हैं, आंसर सही है रियल एंड इक्वल। तो कहने का मतलब वो पूछ रहे थे कि क्या पॉसिबल है, तो लिखेंगे यस पॉसिबल। अब हम लोग वैल्यू निकालते हैं, यस पॉसिबल। तो पहला पार्ट खत्म हुआ, पूछ रहे थे क्या पॉसिबल है, तो फर्स्ट पार्ट तो खत्म हो गया कि हाँ पॉसिबल है। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में लेंथ और ब्रेथ निकालना है। तो आप कहां से निकालोगे, इक्वेशन से निकाल लेते हैं हम लोग। हमारा मेन इक्वेशन कौन सा देख रहे हो, ये देखो हमारा मेन इक्वेशन ये वाला देखो, ABC का पता है, ये देखो ABC का पता है। हम D मेथड नहीं है, हम लोग कौन सा, हाँ D का यूज करते हैं, यानी हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, फटाफट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर D अपॉन 2a। तो ABC की वैल्यू आपके पास है ही, B की वैल्यू कितनी है हमारे पास, देखो B की वैल्यू माइनस 40 है, A की वैल्यू 1 है, B की वैल्यू माइनस 40 है, D की वैल्यू अभी हमारे पास 1600 निकली थी, ये देखो 1600 निकला था, 0 निकला था, हाँ D तो हमारा 0 निकला था, ठीक है D हमारा कितना निकला था 0। तो ये प्लस माइनस 0 लिख सकते हैं, रूट 0, और ये 2 और A की वैल्यू 1 है, फिर भी चेक कर लेता हूँ ABC, A की वैल्यू 1 है, B माइनस 40 और D 0, ठीक है। तो ये सारे हो गए, तो क्या हो गया x इज इक्वल टू 40 अपॉन 2 हो गई, तो यानी 20 हो गई। तो क्या हुआ, x किसको माना था हमने x किसको माना था, देख लो x हमने माना था लेंथ को, और ब्रेथ 40 माइनस x था। तो लेंथ इज इक्वल टू x, लेंथ इज इक्वल टू x मीन्स 20 मीटर, ब्रेथ इज इक्वल टू कितना था 40 माइनस x, देख लो ब्रेथ कितनी थी 40 माइनस x थी, तो 40 माइनस x यानी कि 40 माइनस 20, ये भी 20 मीटर।
ये हमारा आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन के साथ आज का वीडियो वाइंड अप करता हूं। आप चैनल को विजिट किया करो, नोटिफिकेशन का सिर्फ वेट मत करो, आपको रेगुलर वीडियो मिलती रहेगी। होप करता हूं सबने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। जल्दी मिलता हूं बहुत अच्छी वीडियो के साथ। आप लाइक जरूर देना, अपनी कमेंट में कुछ लिखना। थैंक यू सो मच, सी यू सून।